तो देखिएगा लास्ट लेक्चर तक लेंस लेंस के टाइप्स और उससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन था वो बताया था मैंने आपको कि लेंस हाफ कट करते तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। ओके, तो ये सब बिट्स कल मैंने डिस्कशन किए थे आपके साथ। तो अभी उन्हीं बिट्स पर हमें कुछ क्वेश्चंस लेना है और इसके आगे का भी बिट देखना है। तो अभी ये देखिएगा नेक्स्ट बिट रहेगा सियर। तो अगर हम मिरर और लेंसेज को अगर कंबाइन करते हैं तो नेक्स्ट बिट का हेडिंग दीजिएगा कॉम्बिनेशन ऑफ lenses and a mirror। तो मिरर और लेंसेज को हम कंबाइन करने वाले हैं। तो फिर इस केस में हमें अब देखना है कि कंबाइन पावर जो होगा वो हम निकालते हैं पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर से। ओके, तो पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला रहेगा 1/फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर जो रहता है वो माइनस लेना कन्वेंशनली, और वो रहेगा एफ रहेगा। ठीक है, लाइक दैट। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा। पावर ऑफ लेंस आपको पता है, कन्वर्जिंग मिरर अगर रहता है तो फॉर कन्वर्जिंग मिरर पावर ऑफ लेंस प्लस रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और डाइवर्जिंग मिरर के लिए पावर ऑफ लेंस माइनस रहेगा। ठीक है, डाइवर्जिंग लेंस मतलब आपको पता होगा कॉनकेव लेंस होगा, कॉनकेव लेंस के लिए माइनस रहेगा और कॉन्वेक्स के लिए प्लस रहेगा पावर ऑफ लेंस। लाइक दैट कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, ओके, जिसे हम मतलब डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं, तो उसके लिए पावर ऑफ मिरर माइनस रहेगा। ओके, और कॉनकेव कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग रहेगा, तो डाइवर्जिंग जो भी पार्ट रहेगा उसके लिए पावर निगेटिव आएगा। ओके, तो पावर ऑफ मिरर इज निगेटिव फॉर कॉन्वेक्स मिरर, और कॉनकेव मिरर के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसे, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर एंड लेंसेस। ठीक है, इसे लिख लो, मतलब मिरर और लेंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो फिर जो कंबाइन पावर होगा वो पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर होगा। पावर ऑफ मिरर हम कन्वेंशनली माइनस लेते हैं फिर ऐसे केसेस में। ओके, कुछ दिक्कत बच्चों, आ गया समझ में? लिख लो इसे। जस्ट 1 मिनट। हाँ, ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट बिट रहेगा सिल्वरिंग ऑफ लेंस। ये इंपॉर्टेंट बिट है, ज्यादातर क्वेश्चंस हायर ऑर्डर के एग्जाम में इसी के ऊपर आता है, बहुत अच्छे से देखना इसे। सिल्वरिंग ऑफ लेंस, सिल्वरिंग मतलब आपको पता है सिल्वर कोटिंग करते थे हम मिरर में ग्लास के ऊपर ताकि वो मिरर बन जाता था। हाँ बोलो। सर वो जो आपने फॉर्मूला लिख के दिया था उसमें -1/f मतलब वो मिरर के लिए हम नेगेटिव लेते हैं फोकल लेंथ हमेशा। हाँ, नहीं मतलब वो कॉम्बिनेशन मिरर और लेंस होना, तो उसमें आपको ये यूज करना है। ओके, मतलब स्पेशली जब दोनों कंबाइन करेंगे हम तब ये फिट आपको यूज करना है। ठीक है, तो अभी देखिएगा सिल्वरिंग ऑफ लेंस, लेंस को हम सिल्वरिंग करने वाले हैं। तो लेंस देखिएगा दोनों साइड उसके क्या होते हैं, रिफ्रैक्शन ऑकर करते हैं। लेंस के दोनों साइड रिफ्रैक्शन करते हैं और ग्लास से बना होता है लेंस हमारा। तो अभी एक साइड क्या करने वाले हम इस लेंस का सिल्वरिंग करने वाले हैं। सिल्वर जो पार्ट है वो ऐसे शेडेड शेडेड पोर्शन से इंडिकेट किया जाता है, मतलब ये पार्ट मिरर बन जाता है, ये पार्ट अब रिफ्रैक्शन नहीं होने देता है।
और रिफ्लेक्शन करने लगता है ये पार्ट, तो इसे सिल्वरिंग ऑफ लेंस कहा जाता है। तो देखिएगा आप अलग अलग डायमेंशन में इसके इमेज कैसे आएंगे। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखता हूँ तो पहले यहाँ पर ये जो रे इंटरेक्ट करेगा तो ये लेंस के साथ करेगा। तो इसका पहला जो इमेज होगा वो हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। अगर ये लेंस होता है, मतलब ये अगर नॉर्मल लेंस होता हमारा और ऑब्जेक्ट अगर ऐसे आता, ऑब्जेक्ट का रे अगर ऐसा आता, तो फिर ये रिफ्रैक्ट होकर अंदर ऐसे चला जाता, थोड़ा मुड़ जाता है यहाँ से, ये इसका प्रोजेक्टेड पाथ होता, लेकिन एक्चुअल में वो ऐसा चला जाता। इज इट ओके? पहला फेज समझ में आ गया कि क्या होगा। सबसे पहले क्या होगा, लेंस के अंदर यहाँ पर डेविएशन होकर रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो पहले इस ये रे लेंस के साथ इंटरेक्ट करने वाला है और इसका थोड़ा रिफ्रैक्शन होने वाला है, ये फर्स्ट केस रहेगा। अभी ये जो रिफ्रैक्टेड रे ये लेंस के अंदर वाले हिस्से की ओर इंसिडेंट होने वाला है और बाहर का जो हिस्सा इसका सिल्वरिंग होने के कारण अब ये मिरर की तरह एक्ट होने वाला है। तो अभी हम इसका सेकंड फेज में अगर डायग्राम निकालते हैं ना, तो वो कुछ ऐसा आएगा। तो अभी ये जो रे ये कुछ मिरर पर इंटरेक्ट करने वाला है। ऐसे अगर मिरर पर कोई रे इंसिडेंट करता है थोड़ी इंक्लिनेशन से, तो फिर ये रे क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ऐसा ही रिफ्लेक्ट होने वाला है रे। ओके, तो फिर देखिएगा मतलब क्या हुआ, पहले तो ये रे अंदर से लेंस ने इसके साथ क्या किया, रिफ्रैक्शन किया ऐसे, और फिर इसके बाद मिरर ने इसको क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया ऐसे। अभी ये रे यहाँ पर आ गया और फिर से लेंस के साथ टकराने वाला है। थर्ड फेज में फिर से हमें एक लेंस निकालना पड़ेगा जिसका रे कहाँ से आ रहा है, कुछ ऐसे वैसे यहाँ पर वो रे आ रहा है। ओके, ऐसे कंडीशन में वो रे आ रहा है और बाद में वो बाहर ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो फाइनल जो इसका इमेज रहेगा वो कुछ यहाँ पर फॉर्म होगा। ओके, ऐसे मतलब फिर से यहाँ पर रिफ्रैक्शन होने वाला है। तो 2 बार इसका रिफ्रैक्शन हुआ है रे का और 1 बार रिफ्लेक्शन हुआ है। मतलब इसमें 2 लेंसेस इंटरेक्ट कर रहे हैं और एक मिरर इंटरेक्ट कर रहा है। आ रहा है समझ में? इज इट ओके? 2 लेंसेस यहाँ पर इंटरेक्ट होने वाले हैं और एक मिरर। ठीक है, मतलब पहले क्या हुआ, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होकर ये ऐसे चला गया, फिर उसके बाद क्या हुआ, रिफ्लेक्शन, और उसके बाद वो बाहर निकल गया कुछ ऐसे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो कंबाइन जो पावर रहेगा वो रहेगा 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस क्या रहेगा, पावर ऑफ सर मिरर रहेगा। बोलो। सर सेकंड टाइम कैसे लेंस आएगा, मतलब एक बार तो लेंस हो चुका है ना इंटरेक्ट। देखो आप जब मिरर से मतलब देखो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो। ठीक है, मैं थोड़ा दूसरा शेड यूज करता हूँ। देखिएगा आप, रे सबसे पहले आ गया और उसने सबसे पहले रिफ्रैक्शन किया। ओके, ये पहला केस समझ में आ गया। रे आ गया लेंस पर, लेंस ने उसे रिफ्रैक्ट कर दिया कुछ इस वे से। कुछ दिक्कत बच्चों? फिर अभी ये रे बाहर वाले लेंस के पार्ट के साथ इंटरेक्ट करने वाला है। बाहर वाला पार्ट सिल्वर्ड होने के कारण वो रे को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करने वाला है। ठीक है, तो फिर अब रे यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, अभी फिर से ये रे लेंस से बाहर निकलने वाला है। इज इट ओके? और लेंस क्या करता है, हमेशा रिफ्रैक्शन करता है। इस वजह से और एक बार इसका क्या होने वाला है, रे ऐसे आने के बाद इसका थोड़ा डेविएशन होकर रिफ्रैक्शन होने वाला है और फिर फाइनली ये रे ऐसे जाएगा। मतलब जाना उसको ऐसा था, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से ये ऐसा गया और फाइनल इमेज उसका यहाँ पर फॉर्म होगा कुछ इस वे से। ठीक है, आ गया बच्चों यस। समझ में? तो 2 लेंसेस और एक मिरर इंटरेक्ट हो रहा है। इस कारण सिल्वरिंग होने के बाद लेंस का एक सरफेस, फिर उसका जो पावर होता है वो ऐसे निकालते हैं हम, 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस मिरर। ओके, तो पावर ऑफ लेंस हम कैसे निकालते हैं, आपको पता होगा। लेंस का जो पावर होता है, मतलब जो टोटल पावर रहेगा P इज इक्वल टू 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर रहेगा। तो आपको पता है लेंस का जो पावर होता है, मतलब ये लेंस जो हम एज्यूम कर रहे हैं, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस एज्यूम कर रहे हैं। और कल ही मैंने आपको इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला बताया था। बोलो जरा मुझे, क्या फॉर्मूला आएगा वो? एफ इज इक्वल टू इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का क्या आता है, बोलो। एफ इज इक्वल टू R/2 इंटू म्यू माइनस। म्यू माइनस 1 राइट आंसर है। तो ये एफ का वैल्यू होगा, आपको पता होगा। 2 इंटू पीएल, पीएल मीन्स व्हाट, पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस मतलब रेसिप्रोकल होगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस का। तो 2 बाय एफ एल प्लस 1 बाय क्या आएगा, एफ एम। एफ एम मतलब क्या आएगा, और ये होगा कंबाइंड फोकल लेंथ उसका 1 बाय एफ। ओके,
तो कंबाइन फोकल लेंथ 1/f इज इक्वल टू 2/fl होगा प्लस 1/fm होगा। इज इट ओके? समझ में आ गया ये बीट? इज इट ओके? यस सर। ठीक है, तो अभी इसके आगे क्या होगा, जो फोकल लेंथ होगा लेंस का वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का होगा, और इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम इस वे से निकालते हैं, r बाय 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 से। ओके, तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पर इंटरेक्ट करने वाला हूँ, पुट करने वाला हूँ, लगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसे। तो फिर आगे क्या आएगा उस डेरिवेशन में देखिएगा, 1 बाय टोटल फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 2 बाय, अभी एफ एल का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, आर आर डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1। तो फिर ये ऐसा आएगा 2 इन ब्रैकेट 2 इंटू म्यू माइनस 1। समझ में आ गया बच्चों? ये फोकल लेंथ का वैल्यू था, इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा होगा, और वो उल्टा वैल्यू हमें नीचे पुट करना पड़ेगा। तो फिर कुछ ऐसा आएगा, और प्लस क्या होगा 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर। आपको पता होगा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है मिरर का, उसे अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें फोकल लेंथ ऑफ मिरर मिल जाता है। तो यहाँ पर जो मिरर रहेगा उसका भी कर्वेचर लेंस की कर्वेचर की तरह ही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये जो मिरर का कर्वेचर है ना, इसका जो रेडियस रहेगा वो हमारे लेंस के रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ ही इक्वल आने वाला है। इज इट ओके? तो इस वजह से उसको भी हम r/2 पुट करने वाले एफ एम का वैल्यू, लेकिन यहाँ पर 1/fm है, इस वजह से वो 2/r रहेगा। ये स्टेप समझ में आ गया सभी को? तो r को हम कॉमन आउट कर सकते हैं फिर, तो r को अगर हम कॉमन आउट करते हैं और ये 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 आएगा, 4 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 प्लस 2। ओके, तो फाइनली क्या आने वाला है देखिएगा आप, 4 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 बाय 1 प्लस 2। ओके, तो आगे क्या होगा फिर देखिएगा, ये 1/f इज इक्वल टू 4 म्यू, मतलब ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं मैं, 4 म्यू माइनस 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय r। तो फाइनली ये क्या आएगा फिर देखो, 4 माइनस 4 प्लस 2 कितना होगा, -2। तो 4 म्यू माइनस 2 डिवाइडेड बाय r, ये होगा फाइनल 1/f का वैल्यू। अगर ऊपर से 2 कॉमन आउट करते फिर से हम, तो 2 म्यू माइनस 1 होगा, 2 म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय r, ये 1/f का वैल्यू होगा, और फाइनली हमें f का वैल्यू मिलने वाला है। ओके, सिल्वर्ड होने के बाद लेंस का जो फोकल लेंथ रहेगा वो कुछ ऐसा आता है, f इज इक्वल टू r बाय 4 म्यू माइनस 2, 4 म्यू माइनस 2। आगे समझ में बच्चों? तो लेंस सिल्वर्ड करने के बाद उसका जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगा वो कितना होगा, r डिवाइडेड बाय 4 म्यू माइनस 2। तो लिख लो इसे अच्छे से। समझ में आ गया बच्चों? तो अभी इसी के ऊपर कुछ डिपेंडेंट क्वेश्चन से वो लेते हैं हम, करो इसे रफ। यस सर। अभी क्वेश्चन दिया है देखो, रेडियस ऑफ कर्व सरफेस, रेडियस ऑफ curved surface of a plano-convex lens is 20 centimeter, is 20 centimeter, and refractive index of lens of lens material is 1.5. Calculate equivalent focal length of lens, equivalent focal length of lens if दो केस दिए यहाँ पर। पहले केस में क्या किया है, इफ कर्व्ड सरफेस इज सिल्वर्ड, कर्व्ड सरफेस इज सिल्वर्ड, सिल्वर्ड करने वाले हम कर्व्ड सरफेस को पहले केस में,
और दूसरे केस में उन्होंने बताया कि प्लेन सरफेस इज सिल्वर। ठीक है, तो ऐसा बीट दिया है। कौन सा लेंस है बोलो बच्चों? लेंस कौन सा दिया है बोलो बच्चों? प्लेनो कॉन्वेक्स कैसा होता है वो? सर, सेमी सर्कल की तरह। सेमी सर्कल रहेगा क्या? एक साइड उसका प्लेन रहता है और दूसरा साइड क्या रहता है? कर्व रहता है। प्लेनो कॉन्वेक्स बताया तो मैंने बीट। जब लेंस के टाइप पढ़ाए होंगे तो डेफिनेटली बताया होगा। अभी पहले केस में उसका कर्ड पोर्स सरफेस को हमें सिल्वर्ड करना है, तो यहाँ पर हमें ऐसे डैश डैश बता देना है। मतलब ये कर्ड सरफेस किसकी तरह एक्ट होगा? मिरर की तरह। कौन सा मिरर होगा बच्चों? कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट होगा ये। ठीक है, क्योंकि इसका बाहर वाला पार्ट ओपेक है और अंदर वाला पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, इस वजह से बाहर वाला पार्ट ओपेक होने वाला है। ठीक है, तो अभी देखो क्या क्या दिया है उन्होंने, वो डेटा कलेक्ट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्ड सरफेस ऑफ अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का जो कर्ड सरफेस है वो 20 सेंटीमीटर दिया है, आर का वैल्यू। ओके, रिफ्रैक्ट इंडेक्स दिया उस लेंस मटेरियल का म्यू, दैट इज 1.5। कैलकुलेट द, सिर्फ ये दो ही फॉर्मूलेस हमें लगते हैं इसके लिए। अभी देखिएगा जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था ना 2 मिनट पहले सिल्वर्ड लेंस का, तो वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस का था बराबर, जिसके दोनों सरफेस कर्व थे, तो तब वो फॉर्मूला वैलिड था। लेकिन इस फॉर्मूले में हमें स्मॉल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा आप देखिएगा। पहले तो क्या होने वाला है, ये लेंस की तरह एक्ट होने वाला है। ऑब्जेक्ट अगर इसके अंदर जाता है ना, तो सबसे पहले लेंस की तरह एक्ट होने वाला है, कुछ ना कुछ इसका डेविएशन होने वाला है। तो पहले तो लेंस रहेगा, उसके बाद ये किसके साथ इंटरेक्ट होगा बोलो बच्चों? मिरर। मिरर, और फाइनली फिर से वो बाहर निकलती है और फिर से उसका रिफ्लेक्शन होने वाला है। तो ये हमारे प्रीवियस केस की तरह ही है। ओके, प्रीवियस केस मतलब 2 इंटू पावर ऑफ लेंस रहेगा प्लस पावर ऑफ मिरर रहेगा। टोटल पावर जो रहेगा इस केस में वो क्या आएगा? 2 इंटू पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर आएगा। तो 2 इंटू पावर ऑफ लेंस यहाँ पर कितना रहने वाला है आप देखिएगा। आर, मतलब आप बताओ मुझे, आप सोच समझ कर। मैंने आपको ये बीट कल भी पढ़ाया था कि लेंस अगर जिसका फोकल लेंथ अगर एफ हो, ओके, और उसे अगर हम हाफ कट करते हैं वर्टिकली, तो फिर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बनने वाला है। इज इट ओके? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मतलब ही क्या है? एक लेंस अगर है जिसका इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, जिसका फोकल लेंथ एफ था, तो उसको हमने क्या किया? हाफ कट कर दिया। तो बोलो इसका फोकल लेंथ कितना होता है? आर बाय म्यू माइनस 1। नहीं नहीं, कितना होता है बोलो। अगर ये एफ है, दोनों साइड से जो कर्व लेंस है उसका अगर फोकल लेंथ एफ है, तो फिर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का हाफ अगर पोर्शन कट करते हैं हम उससे वर्टिकली, लेंस को अगर हम वर्टिकली डबल कट हो करते जाता हैं, है फोकल लेंथ। डबल हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, 2 एफ होगा, राइट आंसर है। तो बताओ मुझे, अभी जो मैंने आपको सिल्वर लेंस का फॉर्मूला बताया था, ओके, उसमें एक कंसेप्ट आया था कि जो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका फोकल लेंथ आपने मुझे बताया था आर डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट म्यू-1 होगा। इज इट ओके? यस सर। तो बताओ फिर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा? तो आर बाय म्यू माइनस 1। आर बाय म्यू-1। समझ में आ गया? ठीक है, मतलब यहाँ पर जो फोकल लेंथ होगा लेंस का, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का, वो आर बाय म्यू-1 होगा। तो ये जो पीएल है, पीएल की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? एफ एल प्लस पीएम, मतलब पावर ऑफ मिरर है, तो इसकी जगह हम पुट करेंगे फोकल लेंथ ऑफ मिरर। तो ये पी आएगा। ओके, सॉरी, 1/f से रिप्लेस करेंगे अब इसे हम, टोटल फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। तो फिर देखो एफ एल का वैल्यू क्या पुट करना है मुझे? आर डिवाइडेड बाय म्यू-1, क्योंकि ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। पिछले क्वेश्चन में वो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस था, इस वजह से आर डिवाइडेड बाय 2 म्यू-1 किया था, फिर वो 4 जनरेट हुआ था। लेकिन यहाँ पर 4 नहीं आएगा, ये 2 एज इट इज रहेगा। और एफ एल का वैल्यू रेसिप्रोकल करके पुट करना है, मतलब नीचे आर आएगा और ऊपर आएगा म्यू-1। ठीक है, प्लस एफ एम का वैल्यू, फोकल लेंथ ऑफ मिरर, यहाँ पर मिरर कर्ड है, ओके, मतलब कर्ड पोर्शन इसका सिल्वर्ड है, इस कारण क्या हो जाएगा देखिएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका आर को अगर हाफ से डिवाइड करेंगे हम, तो फिर फोकल लेंथ मिल जाएगा हमें r/2, लेकिन ये 2/r आएगा।
ठीक है। तो फिर आर को अगर हम कॉमन आउट करते हैं इस केस में तो आएगा 2 म्यू माइनस 2 प्लस 2, तो प्लस 2 माइनस 2 कट करेगा और 2 म्यू माइनस 2 म्यू बाय आर बचेगा, ये 1 बाय एफ का वैल्यू होगा। तो फिर अगर हम एफ का वैल्यू देखेंगे, टोटल फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस डेफिनेटली आएगा आर बाय 2 म्यू। ओके, तो आर का वैल्यू आएगा 20 सेंटीमीटर, 2 इंटू म्यू का वैल्यू आएगा 1.5, तो फिर ये 20/3 आ जाएगा। तो 20/3 सेंटीमीटर इसका टोटल फोकल लेंथ होगा इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का। इज इट ओके? समझ में आ गया बच्चों? सर हाँ, आवाज नहीं आया मुझे, सर अब फिर से बोलो। हाँ बोलो। सर बायो का लेक्चर स्टार्ट हो गया, ज्वाइन करना। ठीक है, कर दो फिर। सर बायो का लेक्चर ज्वाइन करना, क्या हमारा स्टार्ट हो गया? हाँ कर दो कर दो, ज्वाइन कर दो वहां पर। ठीक है सर। ओके ठीक है, देखिएगा, तो इसका फाइनल आंसर आएगा 20/3। समझ में आ गया बच्चों? कुछ दिक्कत अब इसमें? अभी पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, सेकंड पार्ट इसका बाकी है। ये प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड। अभी जो केस था इसमें हमने कर्ड सरफेस को सिल्वर्ड किया था, अभी हमें थोड़ा अलग लॉजिक लगाना है और प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड करना है। तो कर दो इसे रफ, आपने लिखा ये फाइनल आंसर आएगा इसका 20/3। यस सर। ठीक है, अभी देखिएगा, यहाँ पर हम प्लेन सरफेस को अब सिल्वर्ड करने वाले, जैसे हमने पहले कर्ड सरफेस को सिल्वर्ड किया था, अभी प्लेन सरफेस को सिल्वर्ड करना है। तो फिर देखते हैं अब इसका टोटल फोकल लेंथ कितना आता है। तो देखिएगा, तो अभी एक कॉन्वेक्स पार्ट है, ये प्लेन पार्ट है, और प्लेन पार्ट को हमने सिल्वर्ड कर दिया, तो फिर ये प्लेन मिरर बन गया। ठीक है, इज इट ओके? तो पहले तो लेंस लेंस के साथ वो इंटरेक्ट करने वाला है, जो रे रहेगा वो, फिर वो वापस वैसे आने वाला है और वैसे निकलने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ पर भी एक मिरर और दो लेंस के साथ वो ऑब्जेक्ट टकराने वाला है। तो यहाँ पर भी जो टोटल पावर होगा P, वो 2 इंटू पावर ऑफ लेंस होगा प्लस पावर ऑफ मिरर होगा। तो अब देखिएगा, 2 इंटू यहाँ पर अगेन जो फोकल लेंथ होगा लेंस का, ये कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, इस कारण यहाँ पर भी फोकल लेंथ R बाय 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 आएगा। ओके सॉरी, म्यू माइनस 1 आएगा, सिर्फ 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर क्या आने वाला है फिर देखिएगा, ये 2 फॉर्मूले का है, 2 टाइम्स लेंस होने के कारण 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस आता है। तो ये 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर आएगा, प्लस पावर ऑफ मिरर कितना आने वाला है देखिएगा, 1 बाय फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब बताओ मुझे, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना आने वाला है? इसका जवाब दो मुझे, मिरर कौन सा है देखो, और फोकल लेंथ कितना आने वाला है। तो राइट आंसर इसका इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट आने वाला है, क्यों? क्योंकि प्लेन मिरर का फोकल लेंथ हमेशा इनफाइनाइट होता है, तो इसे हमें 1 बाय इंफिनिटी से रिप्लेस करना पड़ेगा। और 1 बाय इंफिनिटी कितना आएगा? 1 बाय इंफिनिटी कितना आता है? 0। ओके, तो इस वजह से फाइनल आंसर आएगा इस क्वेश्चन का 2 इन ब्रैकेट म्यू माइनस 1 बाय आर। तो ऐसे फॉर्मूले भी आपको डिराइव करने के लिए पूछे जा सकते हैं, वैल्यू नहीं भी मतलब देते हो, डायरेक्ट ये फॉर्मूले भी बताना बहुत बड़ी बात होती है, तो ऐसे क्वेश्चन बता देते हो। तो 2 इन ब्रैकेट म्यू का वैल्यू 1.5 माइनस 1 आएगा डिवाइडेड बाय आर का वैल्यू 20, तो ये 1/10 होगा, ऊपर 0.5 आएगा, 0.5/10 मतलब ये कितना होगा 1/20। तो ये 1/20, 1 बाय फोकल लेंथ का वैल्यू, तो एफ का वैल्यू आएगा 20 सेंटीमीटर। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 20 सेंटीमीटर। आगे समझ में बच्चों? इज इट ओके?
करूँ इसे रफ? यस सर। ठीक है, तो याद रखना है सिल्वर्ड पोर्शन पर ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं हायर ऑर्डर के एग्जाम में। इसका प्रैक्टिस कीजिएगा, और भी इसके क्वेश्चन मिलते हैं तो जरूर सॉल्व कीजिएगा उसे। और इसके बाद नेक्स्ट है प्रिज्म। प्रिज्म मतलब क्या होता है देखिएगा आप। प्रिज्म इज अ पोर्शन ऑफ होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम सच एज ग्लास enclosed by two plane तो surfaces। बोलो। मैंने कोई डाउट्स भेजे थे इसी मतलब सेक्शन पे, वो एक बार मतलब ठीक सॉल्व है, करके दिखा दे। ठीक है, चलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है एन एयर बबल इन अ ग्लास स्फीयर म्यू इज इक्वल टू 1.5 इज सिचुएटेड एट अ ग्लास स्फीयर है मतलब। ठीक है, तो ये सपोज एक ग्लास स्फीयर रहेगा, और इस ग्लास स्फीयर में एक एयर बबल है इन अ ग्लास स्फीयर। म्यू इज इक्वल टू 1.5 मतलब उसका जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स है वो 1.5 दिया है। अंदर कुछ मीडियम है, उस मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1.5 दिया है। ठीक है, म्यू का वैल्यू इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स सरफेस। तो कॉन्वेक्स सरफेस कौन सा रहेगा? ये वाला। ठीक है, ये कॉन्केव सरफेस है, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है। तो कॉन्वेक्स सरफेस से वो कितने डिस्टेंस पर है, ऐसा उनका कहना है। 3 सेंटीमीटर पर है वो। सर बोलो। सर कहीं से भी वो कॉनकेव ही रहेगा ना सर? नहीं नहीं, मतलब देखो अब रे अगर इसको हम यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं ना, ओके, तो फिर ये वाला पोर्शन कैसे रहेगा? कॉन्वेक्स रहेगा। और ये वाला पोर्शन कैसे रहेगा? कॉनकेव रहेगा। इज इट ओके? ओके। मतलब आप किस तरफ से ऑब्जर्व करते हो उसके ऊपर वो डिपेंड रहता है, और उसी वाइज इमेज फॉर्म होगा। इज सिचुएटेड एट 3 सेंटीमीटर। ओके, 3 सेंटीमीटर पर वो एयर बबल सिचुएटेड है फ्रॉम अ कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ अ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। मतलब उस स्फीयर का डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आने वाला है उस स्फीयर का? डायमीटर उसका 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डेफिनेटली आएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक है, आप बाकी के स्टूडेंट क्वेश्चन लिख लीजिएगा। बाकी स्टूडेंट के पास क्वेश्चन नहीं होगा, लिखिएगा पूरा, तभी आपको ये समझ में आएगा। एन एयर बबल इन अ ग्लास स्फीयर, an air bubble in a glass sphere mu is equal to 1.5 is situated at a distance 3 centimeter from a is situated। इसे एक बार सुनो। an air bubble in a glass sphere mu is equal to 1.5 is situated at a distance 3 centimeter from a convex surface। 3 centimeter from a convex surface 3 centimeter from a convex surface of diameter 10 centimeter of diameter 10 centimeter हाँ, at what distance? नाही येऊ शकत मी, माझा लेक्चर सुरू आहे। ओके ओके, माइक ऑफ कर। 3 centimeter from a convex surface of diameter 10 centimeter 3 centimeter from a convex surface of a diameter 10 centimeter at what distance from the surface? At what distance from the surface? At what distance from the surface will the bubble appear? Will the bubble appear? ठीक है, मतलब एग्जैक्ट उसका डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर दिया था उन्होंने। ओके, और उसी सरफेस से वो कितने डिस्टेंस पर ऑब्जर्व होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, मतलब यही सरफेस से आपको उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन निकालना है। ठीक है, उसका एग्जैक्ट पोजीशन 3 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका अपियर्ड पोजीशन कितना होगा ये हमें निकालना है। ठीक है, मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको यू दिया है इस केस में। ओके, तो इस केस में देखिएगा आप हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि बाहर वाला जो मीडियम है जिसे हम म्यू2 इमेजिन करते हैं,
और अंदर वाले मीडियम को μ1 इमेजिन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा μ1 का वैल्यू अंदर वाले मीडियम का जो रिफ्रैक्ट इंडेक्स है वो दिया है 1.5। ओके, और बाहर वाले मीडियम का रिफ्रैक्ट इंडेक्स दिया है 1। इज इट ओके? मतलब बाहर वाला एयर मीडियम है, इस वजह से उसका रिफ्रैक्ट इंडेक्स 1 रहेगा। अब आगे देखिएगा जो बीट रहेगा, अब देखिएगा बाहर से ये पोर्शन अगर मतलब इसका अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर लेते हैं ऐसे अगर सरफेस का, ओके, तो ये सपोज मतलब देखिएगा ये ऐसा सरफेस है और इसमें आप इंसिडेंट रे ऐसा है। मैंने आपको 4 डायग्राम निकाल के दिखाए थे, आपको याद है बच्चों? ऐसे में 4 डायग्राम निकाल के दिखाया था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कब कैसा होगा और क्या रहेगा। ओके, तो कौन से केस में आप ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रेज अंदर से बाहर जा रहे हैं, सॉरी, क्योंकि बबल अंदर है ना, तो रे अंदर से बाहर जाने वाले, तो इंसिडेंट लाइट अंदर से बाहर जाने वाला है। सरफेस हमारा ऐसा है और अंदर से बाहर जाने वाला है ऑब्जेक्ट के रेज। ओके, मतलब वो बबल अंदर है ना, तो उस बबल की जो रेज है वो अंदर से बाहर जाने वाले हैं। तो ऐसे केस में मैंने आपको जो आर का वैल्यू था वो मैंने आपको बताया था कि निगेटिव लेना है। तो यहाँ पर जो आर का वैल्यू 5 सेंटीमीटर है हमारा, उसे अब 5 सेंटीमीटर न लिखते हुए हमें कितना लिखना पड़ेगा? -5 सेंटीमीटर। इज इट ओके? तो आर का वैल्यू हमें -5 सेंटीमीटर लेना है, क्योंकि रे अंदर से बाहर आ रहा है और अंदर से बाहर आते वक्त वो कौन से पार्ट के साथ इंटरेक्ट करने वाला है? ये वाले पार्ट के साथ। ये वाला पार्ट मतलब कौन सा पार्ट है? कॉन्केव पार्ट है। तो कॉन्केव का आपको पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ हम दोनों भी क्या लेते हैं? निगेटिव लेते हैं। मतलब जहां से इंसिडेंट रे से आउटवर्ड जाते वक्त वो किस पार्ट से इंटरेक्ट करता है? वो कॉन्केव पार्ट से इंटरेक्ट करेगा तो माइनस आएगा, कॉन्वेक्स से करेगा तो प्लस आएगा। यही अगर ऑब्जेक्ट बाहर होता ना और इसके रेज अंदर जाते और ऑब्जर्वर अंदर से ऑब्जर्व करता ना, तो फिर एट दैट टाइम हम रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लस लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें माइनस लेना पड़ेगा। क्यों लिया, समझ में आ गया बच्चों? फिर ये समझ में आ गया, पर क्वेश्चन में कन्वेक्स सरफेस ऑफ डायमीटर, तो फिर हम वो कन्वेक्स सरफेस लेंगे या फिर कॉनकेव? नहीं, मतलब पूरे सरफेस पूरे स्फीयर है ना, तो स्फीयर का कॉन्वेक्स सरफेस से उन्होंने हमें डिस्टेंस बताया था कि उसका 3 सेंटीमीटर है। इज इट ओके? तो ये कॉन्वेक्स सरफेस था। बाहर से जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा ना, तो उसको ये कॉन्केव नजर आने वाला है और ये वाला पोर्शन उसे कॉन्वेक्स नजर आने वाला है। तो कॉन्वेक्स पोर्शन से उसका एग्जैक्ट पोजीशन उन्होंने दिया था 3 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है 3 सेंटीमीटर। तो इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम हमेशा कैसे लेते हैं? माइनस लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर आएगा। बस इतना ही पोर्शन हमें लगने वाला है। तो आपको फॉर्मूला पता होगा रिफ्रैक्शन एट सिंगल कट सरफेस का, आपको फॉर्मूला पता होगा μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू क्या होता है? बोलो बच्चों फॉर्मूला। μ2 माइनस μ1 बाय r दिया था मैंने ये फॉर्मूला आपको। आगे समझ में? ठीक है, मीटिंग का टाइम बहुत कम बचा है वरना मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा फास्टली सॉल्व करता हूँ। μ2 का वैल्यू कितना है? 1। v का वैल्यू निकालना है हमें, उसका एग्जैक्ट पोजीशन निकालना है कॉन्वेक्स सरफेस से। तो 1 बाई v माइनस μ1 का वैल्यू 1.5 और u का वैल्यू -3 है। इज इट ओके? ठीक है, तो ये सभी वैल्यूज हमने पुट कर दिए। फिर μ2 का वैल्यू 1 है, μ1 का वैल्यू 1.5 और r का वैल्यू कितना आने वाला है यहाँ पर? व्हाट इज द वैल्यू फॉर r? दैट इज -5। तो फिर आप इसे सॉल्व करो, फाइनल आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पर। तो 1 बाई v प्लस 1.5 डिवाइडेड बाई 3, 1.5 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू -0.5 डिवाइडेड बाय -5 आएगा। ठीक है, तो फिर ये माइनस माइनस प्लस हो गया। 0.5 मतलब ये हाफ होता है, तो ये 1/10 बन जाएगा इस साइड और ये 1/2 बन जाएगा। कैसे पता चला? 1.5 2 जा 3 होगा तो 1/2 बचेगा ये। तो 1 बाई v इज प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1/10 रहेगा। 1/2 उधर जाके माइनस होगा तो 1/10 माइनस 1/2। ओके, 1 बाई v का वैल्यू तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 5 से, ताकि डिनोमिनेटर सेम हो एलसीएम मेथड से। तो फिर ये आएगा 1 बाई v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 5/10। तो 10 को अगर हम कॉमन आउट करेंगे, ठीक है, तो ये आएगा -4 क्योंकि 1 माइनस 5 मतलब -4/10 आएगा 1 बाई v का वैल्यू। और फिर v का वैल्यू आने वाला है 10/4 माइनस में। तो फाइनली v का वैल्यू मिलने वाला है हमें 10/4 मतलब कितना होगा? -2.5 सेंटीमीटर। तो ये होगा करेक्ट ऑप्शन।
ठीक है, दिया है कि ऑप्शन देखो, हाँ बराबर है, बी ऑप्शन मैच हो रहा है, तो इसका सही आंसर बी होगा। लिख लो इसे अच्छे से, ओके सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन दिया है उसके ऑप्शन नहीं दिया आपने मुझे, एक बार ऑप्शन भेजो। कन्वर्जेंट बीम पर वो दूसरा क्वेश्चन दिया है, ठीक है, मैं इसे बाद में लेता हूँ। अभी हम पहले जो रिमेनिंग बिट है वो देखते हैं। ठीक है, मीटिंग का टाइम ऑलमोस्ट खत्म हुआ है, वरना अभी दूसरा कुछ लेंगे तो बीच में ही हो जाएगा वो खत्म, तो बेटर वे मीटिंग फिर से रिज्वाइन कीजिएगा।